यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हमें क्या बताती है? फिजिकल क्वांटिटी नंबर में एक एक्सप्रेशन है जो हमें बताती है कि किसी चीज का साइज कितना है। साइज जब हम आपसे पूछते हैं कि कोई चीज कितनी बड़ी है, इतनी इतनी इतनी, तो हम क्या पूछ रहे हैं? उसका साइज। इस साइज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या साधन है? इस साइज को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो चीजों को यूज करते हैं, एक नंबर को और एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट को। अब ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? ओके, इस पर आते हैं। तो जो चीज को नापा जा सके, जिसके साइज को नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। जिसके साइज को नंबर में एक्सप्रेस कर सके। जैसे यहां से ये टेबल कितना बड़ा है, तो हम नाप कर बताते हैं कि ये टेबल इतना बड़ा है, इस टेबल की लेंथ इतनी बड़ी। लेंथ ये हम क्या बता रहे हैं? लेंथ। फिर से किसी चीज को हमने नापना है, ये चीज हम लेकर आए, इसमें ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, आप खुद समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है। ये मैंने इसको हाथ में रखा ऐसा, उसके बाद इसको हाथ में रखा ऐसा, उसके बाद इसको हाथ में रखा ये, उसके बाद इसको हाथ में रखा ये। तो एक चीज मैं देखता हूं, हर एक में अलग अलग है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मैंने उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम रख दिया। क्या बोला आपने? क्या है? वेट। तो ये हर ऑब्जेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, या कई ऑब्जेक्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। क्या चीज? वेट। क्या हम इसको नाप सकते हैं? आंसर है यस, नाप सकते हैं। क्या इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉज को फॉलो करता है? आंसर है हाँ, करता है। हम बनाएंगे लॉज को। तो वेट एक ऐसी चीज है जिसको नापा जा सकता है। नापने को हम क्या बोलते हैं? मेजर करना। वेट एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मेजर किया जा सकता है और जो कुछ फिजिक्स के लॉज को फॉलो करता है। इसलिए वेट को हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे दैट वेट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वेट किससे बनता है? मास से। तो इसके पास कुछ कंटेंट है, इसमें मटेरियल है, मटेरियल के कुछ कंटेंट हैं, उस कंटेंट में क्या गुण है? मास। उसी तरह से इसके पास भी कुछ कंटेंट्स हैं, वो क्या गुण है? इसके पास भी मास है, इसके बुक के पास भी मास है, इसके पास भी मास है। तो जो कंटेंट होते हैं, वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? मास। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये टेबल इतना बड़ा है, दूसरा टेबल इतना बड़ा है, तीसरा टेबल और इतना बड़ा है। मैं किस गुण की बात कर रहा हूं? किस कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं? लेंथ की। तो लेंथ इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और लेंथ के लिए हमारे पास नियम बनेंगे। लेंथ को हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में, उसके फिजिकल लॉस बनेंगे। सो देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक which can be measured and which will follow laws of physics, and its name is length. So length is a physical quantity. तो हमने एक डेफिनेशन बनाई फिजिकल क्वांटिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक, और एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स उसकी गुण, उसका क्वालिटी, which can be measured and
which follows laws of physics is called a physical quantity. कौन कहेंगे ऐसा तो हर कैरेक्टरिस्टिक के साथ होता है। ओके, हर कैरेक्टरिस्टिक के साथ कैसे होता है? मैं आपको देखकर खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कितना खुश हुआ नंबर में एक्सप्रेस करिए। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुश होना, प्रसन्न होना इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो किसी चीज को, अच्छा दूसरा, हमारे पास इसके फिजिक्स से रिलेटेड लॉज नहीं बनते, खुशी से रिलेटेड फिजिक्स में लॉज नहीं है, इसलिए हैप्पीनेस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया? अच्छा, कोई आदमी बड़ा अच्छा पेंटर है, पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाता है, तो उसमें स्किल है, तो पेंटिंग की स्किल, उसका क्या मेजरमेंट होता है? ये आदमी से ये दूसरा आदमी ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाता है, ज्यादा अच्छा पेंटर है। हमने बोला कितना अच्छा पेंटर है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कुछ यूनिट है उसका? कोई यूनिट नहीं है। अच्छा है, मालूम है, ठीक है, क्योंकि उसका काम देखने में हमको ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कितना, हमने उसका मेजरमेंट नहीं बनाया हुआ। नहीं बनाया हुआ इसलिए पेंटिंग की जो स्किल है, इज दैट ए फिजिकल क्वांटिटी? नो, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो स्किल ऑफ पेंटिंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर हम किसी क्वांटिटी का नंबरिंग में उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, जैसे ये बल्ब चमक रहा है, ये बल्ब भी चमक रहा है, ये ज्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा है, तो ये जो चमक है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो हमने कहा कि सोचते हैं, अगर हम इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी है, और नहीं कर सकेंगे तो नहीं है। तो हमने क्या किया कि देखो भैया, ये एक मोमबत्ती लो, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती और ये बल्ब, ठीक इसके बीचों बीच एक पेपर ऐसा रख दो। हमने इसके बीचों बीच एक पेपर की शीट रख दी। ओके, ये पेपर की एक शीट उसके बीचों बीच रख दी। इधर से मोमबत्ती की लाइट आती है, इधर से बल्ब की लाइट आती है। तो हम क्या देखते हैं, एक साइड ज्यादा चमकता है, एक साइड कम चमकता है, जिधर लाइट कम आती है। एक मोमबत्ती की लाइट कम आ रही है, बल्ब की लाइट ज्यादा आ रही है, तो हमने क्या किया, 2 मोमबत्ती कर दी, दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है। फिर इसको देखा, दोनों तरफ, एक तरफ लाइट दिखता है और एक तरफ डार्क दिखता है। फिर हमने क्या किया, 3 मोमबत्ती की, 4 की, 5 की, 10 मोमबत्ती हम करते हैं, तो हमको दोनों तरफ लाइट बराबर दिखती है। उसके लिए हमारे पास तरीका है, हमने एक ग्रीस का दाग लगा दिया उस पर। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कॉलेज में, और इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं। पहले ग्रीस का दाग काला दिख रहा था, बाकी सफेद दिख रहा था, जिधर लाइट ज्यादा होती है। जैसे जैसे दोनों तरफ लाइट बराबर होती है, तो ग्रीस का दाग गायब हो जाता है, पूरा शीट हमको एक जैसा दिखता है। क्यों? इधर से जितनी लाइट उसकी आती है, उसका जो भी गणित है, लेकिन दोनों तरफ कैसा हो गया, चमक बराबर। तो हमने क्या बोला कि इस बल्ब की चमक कितनी कैंडल के बराबर है, 10। ठीक, उसको हटाओ, इसको रखो, इसको रखा, फिर वही एक्सपेरिमेंट किया, और अब हमने 20 कैंडल लगाए, 20 जाके तब वो उसकी चमक दोनों तरफ बराबर हुई। तो इसकी चमक किसके बराबर, 20 कैंडल। अब जिस चीज को नापना है उसको वहां रख दो और इधर कैंडल बढ़ाओ। तो हमने चमक को नापने का तरीका बना लिया, उसकी यूनिट बना दी। क्या यूनिट बनाई, कैंडल। तो इस बल्ब में कितनी चमक है, 40 कैंडल। इस बल्ब में कितनी चमक है, 30 कैंडल। समझ में आता है? इसलिए चमक क्या चीज बन गई, फिजिकल क्वांटिटी बनी कि नहीं, बन गई। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका नंबर में मेजरमेंट कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लिखेंगे Q, तो इसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं,
10 कैंडल। 10 क्या है? एक नंबर। कैंडल क्या है? कैंडल एक यूनिट है। हम कुछ भी बना सकते थे, हमने कैंडल बनाया, तो वो एक यूनिट है। नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, ये हमको एक क्वांटिटी देती है, चमक। इसी तरह से हमको लेंथ नापनी है। एक कपड़े की लेंथ नापनी है तो हमने एक यूनिट बनाया। एक लोहे का टुकड़ा लिया, उस लोहे के टुकड़े को हमने बोला कि इसको, इस लेंथ को अब से हम 1 मीटर बोलेंगे, और उसका सैंपल बराबर बराबर काट के सबको बांट दिया। सबको पता लग गया 1 मीटर क्या होता है। अब हम कपड़ा लेने गए कि भाई हमको यहाँ के लिए कपड़ा चाहिए टेंट लगाने के लिए। उसने बोला कितना चाहिए? हमने कहा 8 मीटर, 8 मीटर। तो वो क्या करेगा? उस मीटर को निकालेगा और कितनी बार नाप देगा? 8 बार। वो पूरा कपड़ा क्या हो गया? 8 मीटर। ये 8 मीटर क्या है उस कपड़े की? लेंथ। तो लेंथ क्या चीज है? क्वांटिटी। 8 क्या है? नंबर। यूनिट क्या है? मीटर। मीटर क्या है? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? लेंथ ही यूनिट है, लेकिन वो कंपेयर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड लेंथ ले ली। फिर से यूनिट वही क्वांटिटी होती है, हम किसको नापना चाहते हैं? लेंथ। तो हमने लेंथ का ही एक सैंपल लिया, उस लेंथ के सैंपल को हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। उसको स्टैंडर्ड माना, तो ऐसा जो स्टैंडर्ड होगा उससे हम बार बार अननोन चीज की क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है किस काम में आएगी? कंपेयर करने। सो ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच कैन बी कंपेयर्ड इज नोन एज यूनिट। ये हो गया यूनिट। तो यूनिट लिख लेते हैं। व्हाट इज ए यूनिट? ये क्या चीज थी? क्वांटिटी। अब यूनिट, यूनिट किसकी होती है? किसी क्वांटिटी की होती है। सो यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी इज a standard measurement, a standard measurement of the same quantity for purpose of comparison, for purpose of comparison। ये हो गया यूनिट। अब इसमें आपने देखा था क्वांटिटी क्या है? मास। हमने एक मास लिया और सबको बोला इसके बराबर बराबर सब अपने अपने पास एक टुकड़ा रख लो। एक बैलेंस लगाया तराजू, एक तरफ हमने अपना रखा, दूसरी तरफ एक एक टुकड़ा हम लोहे का काट काट के बनाते चले गए। सबको हमने बोला कि अब इससे हम कंपेयर करेंगे, इसका नाम रखो। तो उसका नाम हमने रखा किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे? उस 1 किलोग्राम से सारे मास अपने कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको उठाते हैं तो इसको तराजू में बैलेंस करने के लिए एक तरफ हमको 20 किलोग्राम रखने पड़ते हैं। तो इसका मास कितना हो गया? 20 किलोग्राम। दूसरी चीज रखे हैं तो वो 2 चीज रखते हैं 1 किलोग्राम के बराबर, तो इसका मास कितना हो गया? ½ किलोग्राम। इस तरह से हम इस 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उससे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट। यूनिट किसकी होती है? फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। अच्छा, अब एक और चीज, लेंथ क्या चीज है? क्वांटिटी की यूनिट। तो आंसर है लेंथ इज ए क्वांटिटी। उसकी यूनिट कौन है? मीटर। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, मास और किलोग्राम, इसमें यूनिट कौन है और क्वांटिटी कौन है? किलोग्राम यूनिट और मास क्वांटिटी। ठीक है ना? तो ये क्वांटिटी और, अच्छा, तो ये हो गया क्वांटिटी और यूनिट। उसके बाद अगली चीज,
फिजिक्स में हमारा थ्रस्ट एरिया रहता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम एक लॉ से बहुत सारे फिनोमिना समझाना चाहते हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम एक क्वांटिटी बनाएं और उसी क्वांटिटी में हर चीज एक्सप्रेस हो जाए। जैसे हमने एक क्वांटिटी बनाई लेंथ, इस कमरे की लेंथ कितनी है, तो हमने चटपट अपना मीटर निकाला और ऐसा नाप दिया। इस कमरे की लेंथ 5 मीटर है, तो दूसरे आदमी ने कहा कि इसकी चौड़ाई बताइए ये, तो हमने कहा कि ठीक है ये भी लेंथ है, इसको भी नाप दिया 4। तो हमने बोला कि इसकी विड्थ भी कितनी है 4 मीटर, दैट इज अगेन ए लेंथ, दूसरी क्वांटिटी नहीं है। उसके लिए हम नई क्वांटिटी, लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। फिजिक्स के हिसाब से दोनों क्या है, लेंथ। इधर मूव कर लो तो ये लेंथ है, इधर मूव कर लेंगे तो ये लेंथ है, लेकिन दोनों क्या चीज है, लेंथ, एक ही फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिर हम जिसको हाइट बोलते हैं वो क्या है, दैट इज अगेन लेंथ, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल गई है। इधर की डायरेक्शन को हाइट कह देंगे, इधर की डायरेक्शन को लेंथ कह देंगे, इधर की डायरेक्शन को विड्थ कह देंगे, लेकिन हर एक में वो है क्या, लेंथ। समझ में आया? तो ये है लेंथ। अच्छा, लेंथ को हम किसी दूसरी चीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर अब अगली चीज सुनिए। हमने बोला ठीक है, इस कमरे का और उस कमरे का, इस कमरे का उस कमरे का फर्श आप देख रहे हो, ये बड़ा दिखता है, वो छोटा दिखता है। क्या दोनों की लेंथ में अंतर है? हम बोले नहीं भैया, दोनों के एरिया में अंतर है। ये एरिया बड़ा, वो एरिया छोटा। तो बोले ठीक है, एरिया एक और क्वांटिटी। हमने कहा एरिया एक और क्वांटिटी है, लेकिन वो क्वांटिटी कैसी है, तो किससे बनी है? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ इज ए लेंथ, विड्थ इज अगेन ए लेंथ। तो एरिया बनाने के लिए हमने किसको यूज किया, लेंथ को ही यूज किया, और क्वांटिटी क्या बन गई, एरिया। लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो एरिया, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम। करेक्ट। तो वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी। दूध का 2 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, मीटर क्यूब कोई भी चीज वॉल्यूम है, लेकिन उसमें लेंथ कितनी बार आती है, 3 बार। तो हमने कहा कि हमारी भैया फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ही है। एक को हम बोलेंगे लेंथ, दूसरे को बोलेंगे लेंथ स्क्वायर, तीसरे को बोलेंगे लेंथ क्यूब। मीटर, मीटर स्क्वायर, ये कमरा 20 मीटर स्क्वायर है, वो कमरा 6 मीटर स्क्वायर है। समझ में आता है किस चीज की बात कर रहे हैं, एरिया। तो एरिया बेसिकली क्या चीज है, लेंथ। वॉल्यूम भी बेसिकली क्या है, लेंथ। अब ये जो 2 तरह की क्वांटिटीज हैं, इसमें अंतर देखिए। लेंथ किस चीज से बनी हुई है, तो हमारा कहना है कि भैया लेंथ किसी चीज से नहीं बनी हुई, लेंथ तो लेंथ ही है। 2 पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। अब ये क्या मास से बनी है, नो, मास का इससे कोई रिलेशन नहीं। क्या ये टाइम का इससे कुछ रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। तो लेंथ है, उसको हम किसी दूसरी भाषा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसी जो क्वांटिटी जिसको दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम बोला करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। उसका नाम क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। एरिया क्या हुआ, एरिया को हम लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी पावर 2-3 लगा के। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, हमने बोला थोड़ा इसकी स्पीड निकालो। स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, फिर डिवाइडेड बाय टाइम, एक और क्वांटिटी। तो लेंथ अपॉन टाइम किया तो क्या बन गया, स्पीड। तो स्पीड को हमने कहा कि अलग से हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि स्पीड को 2 और क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है।
ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर था ऐसी क्वांटिटी को आप कहिए डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्या हुई? द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। द डिराइव्ड क्वांटिटी इज द वन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां मैं लिखता हूं उसको, फंडामेंटल क्वांटिटी which cannot be expressed in terms of other quantities. डिराइव्ड, क्या समझे आप डिराइव्ड से? इसका उल्टा which can be expressed in terms of other quantity. तो cannot be, can be। अच्छा, अब which cannot be expressed in terms of other quantities are known as fundamental and these are derived. So there are two types of quantities. अब हमको मालूम है हर क्वांटिटी की एक यूनिट होती है। अगर क्वांटिटी की यूनिट होती है, हो सकता है कहीं भी नहीं भी होगी, तो यूनिट भी दो तरह के होंगे। एक फंडामेंटल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, दूसरा डिराइव्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। तो क्वांटिटी की जगह क्या शब्द लग जाएगा? यूनिट। सो दिस इज क्वांटिटी ऑब्लिक यूनिट, अदर क्वांटिटीज ऑब्लिक यूनिट्स। ओके, तो पहले हम देखते हैं एग्जांपल, फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसके एग्जांपल नोट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट, यूनिट का सिंबल ओके। तो ये शुरू करते हैं। पहली क्वांटिटी हम लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज मास। ठीक, मास जो क्वांटिटी है इसका सिंबल m, इसकी यूनिट यूनिट किलोग्राम और उसका सिंबल केजी। के और जी दोनों स्मॉल रहेंगे। ये हो गई एक क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी लेंथ एल, यूनिट मीटर, सिंबल एम। तीसरी क्वांटिटी टाइम। देखिए टाइम को हम मास और लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देयरफॉर टाइम इटसेल्फ इज ए यूनिट है, टाइम इटसेल्फ इज ए क्वांटिटी। ओके, तो टाइम को हम लिखा करेंगे कैपिटल टी। कैपिटल टी दूसरे के लिए भी यूज होगा, लेकिन टाइम के लिए जहां अगर जरूरत पड़ेगा तो टी यूज करेंगे। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड, एस, स्मॉल एस। उसके बाद नंबर 4
ओके, ये तीनों नोट कर लिए। उसके बाद जब हमारी साइंस आगे बढ़ी तो हमको इसमें और क्वांटिटीज भी मिली। तो अगली क्वांटिटीज हम इसमें लेते हैं एंड दैट क्वांटिटी इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप देखेंगे बुक्स में हम क्या यूज करते हैं, आई। ओके, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसके लिए कैपिटल ए। ये आप देखिए, जब मैं यूनिट्स लिख रहा हूं किसी के सामने कैपिटल यूज नहीं कर रहा हूं। ये याद रखिए, जब आप यूनिट को फुल लिखते हैं नो कैपिटल, ऑल स्मॉल लेटर्स। सिंबल में आपको याद रखना है कि कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल, मीनिंग बदल जाएगा। तो केजी एंड सेकेंड ये तीनों कैसे हैं, स्मॉल। एम्पियर कैसा है, क्यों कैपिटल है, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था और टू गिव ऑनर टू हिम वी कीप इट एज कैपिटल। तो जो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम पर है वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। एम्पियर, कूलम, न्यूटन, ये सब कैपिटल में। लेकिन जो सिंपल मेजरमेंट है, सेकेंड, मीटर, केजी, वो सब कैसे लिखे जाएंगे, स्मॉल। उसके बाद फिफ्थ क्वांटिटी दैट वी विल टेक एज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए हम फिर टी यूज करना चाहते हैं, जबकि टी किसके लिए आ चुका है, टाइम के लिए। लेकिन हमारे पास मजबूरी है, तो ठीक है, अगर टी नहीं यूज करना है थीटा यूज कर लो। लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं कि ये यूनिवर्सली इसके लिए यूज होगा। नो, यूनिवर्सली कौन यूज होते हैं, आंसर है यूनिवर्सली सिंबल यूनिट के यूज होते हैं, क्वांटिटी के नहीं। क्वांटिटी के लिए मोस्टली हम चार चीजें यूज करते हैं, एम, एल, टी और एम, एल, टी। इसको भी ए लिखिए, ए। इस तीन के बाद जो हमारा यूनिट का सिंबल होगा उसी को ही हमने क्वांटिटी का सिंबल बना लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो टेम्परेचर को हम किस में लेंगे, केल्विन, और केल्विन का शॉर्ट फॉर्म के। ठीक है, तो इसको हम के लिख सकते हैं, इसको हम चाहे के लिख सकते हैं, पर नॉर्मली हम इसको आप देखेंगे जब हम हीट पढ़ेंगे और उसमें टेम्परेचर आएगा थीटा यूज करेंगे। ठीक है, जो एक चलन बन गया सो बन गया। उसके बाद नंबर 6, अभी तक देखिए जितनी क्वांटिटीज आई हैं, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, सब अलग अलग है। इसलिए ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल। अच्छा, टेम्परेचर के बाद हम लेते हैं सब्सटेंस, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी चीज में कितने सब्सटेंस हैं या कितने पार्टिकल, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो वी विल राइट इट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हमने लिया मोल, सॉरी फिर से मोल। हाँ, ये जो केल्विन है ये कैपिटल है, केल्विन वाज अ साइंटिस्ट। मोल, मोल का यूनिट सिंबल MOL, मोल। 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, इसकी यूनिट कैंडल, कैंडेला, कैंडल से बना कैंडेला, एंड दिस इज C। इस तरह से
ये इतनी फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी। ये क्वांटिटीज एक बार पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के मिलकर बनाई। ओके, उसके बाद कुछ साल बाद फिर दोबारा मीटिंग हुई। वो जो मीटिंग हुई, जैसे पहली मीटिंग 67 में हुई, उसके बाद अगली मीटिंग 71 में हुई। उस समय ये हुआ कि क्या ये यूनिट सफिशिएंट है फिजिक्स की हर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में? तो आंसर आया नहीं। एक क्वांटिटी और ऐसी होती है जिसको हम इसमें से किसी में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या क्वांटिटी है? तो उनका ये कहना था कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कितनी झुकी हुई है, ये एक क्वांटिटी मेजर किया हमने। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये जो झुकाव है इसको मेजर कर रहे हैं। इस झुकाव को क्या कहते हैं? तो आंसर है, इस झुकाव को एंगल कहते हैं। तो एंगल इज ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड, इट हैज सर्टेन रूल्स, इट हैज फॉर्मूलास। तो एंगल एक क्वांटिटी है, सबने देखा, एग्री किया, यस एंगल एक क्वांटिटी। इसी तरह से सॉलिड एंगल भी एक क्वांटिटी होती है। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कोन, बर्थडे में कैप पहनते हैं, उसको अंदर से उल्टा करके देखिए और उस पेपर को ऐसा करते जाइए, वो कोन बड़ी होती जाएगी। उसी पेपर को ऐसा करते जाइए, कोन छोटी होती जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड समा सकता है। उसको बनाने के लिए हमको 3 डायमेंशन स्पेस चाहिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। 2 लाइन वाले को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक प्लेन सरफेस। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, तो प्लेन सरफेस उसके अंदर हमने कैद कर दी। ये इतनी सरफेस इसके अंदर अरेस्ट हो गई, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। लेकिन अगर हम ऐसी कोन शेप बना देंगे तो उसके अंदर हम किसको अरेस्ट कर रहे हैं? स्पेस, दैट इज सॉलिड। तो उसका नाम है सॉलिड एंगल। ये कैसे? ये क्या बन गया? सॉलिड एंगल। तो ये जो दोनों क्वांटिटी हैं, इसको भी क्या माना गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, तो ये दोनों यूनिट बाद में आए 4 साल बाद, इसलिए इसको बोला गया सप्लीमेंट। तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंगल नंबर 8 कर देते हैं। एंगल का यूनिट हमने क्या माना? रेडियन, दैट इज RAD। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 9, ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है? प्लेन एंगल। 9 सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन और STR इसका सिंबल हो गया। ओके, इस तरह से हमारे कितने यूनिट हो गए? 7 + 2, 9 टाइप्स के यूनिट हो गए। किसी भी क्वांटिटी को जब हम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो हम ये बताते हैं कि वो क्वांटिटी कितने टाइम्स उस यूनिट की है। कितने टाइम्स, यानी क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है? यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर। अच्छा, अब हमने आपसे कहा कि अगली क्लास 1 हफ्ते बाद होगी। कितने हफ्ते बाद? 1 हफ्ते बाद। आपने कहा कि नहीं सर मेरे को छुट्टी जाना है, ऐसा करिए अगली क्लास 7 दिन बाद लीजिए। कोई अंतर है क्या? मैंने कितना बोला? 1, आपने कितना बोला? 7, लेकिन हम दोनों टाइम लिमिट तो वही दे रहे हैं। मैं बोलता हूं दिवाली 1 महीने बाद है, आप बोलते हो दिवाली 30 दिन बाद है, मतलब एक ही है।
तो जो वो क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी, वो एक है, एक क्वांटिटी, पर आप क्या यूज करते हो? दिन। तो यहाँ क्या लिखते हो? 30 डेज, 30। मैं क्या लिखता हूँ? मंथ। तो मैं इसके सामने नंबर क्या यूज करता हूँ? 1। लेकिन दोनों क्या चीज है? सेम क्वांटिटी, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं? इक्वल। ये वाला यूनिट अलग टाइप का यूनिट है 1, तो इसका नंबर भी अलग होगा। ये डेज है तो ये 30 है, और अगर ये मंथ है तो ये 1। समझ आया? इसका ये मतलब है कि एक क्वांटिटी को हम एक से ज्यादा यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अगले साल आना, एक साल के बाद आना, यूनिट क्या है? साल। और नंबर 1। 52 वीक्स के बाद आना, अब यूनिट क्या हो गया? वीक्स। और नंबर 52। 365 डेज के बाद आना, 12 मंथ्स के बाद आना। तो जैसे जैसे हम यूनिट बदलते हैं वैसे वैसे नंबर भी बदलता जाता है, पर क्वांटिटी नहीं बदलती। तो एक क्वांटिटी के लिए n1 u1 भी हो सकता है, n2 u2 भी हो सकता है, n3 u3 भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। इस तरह से एक क्वांटिटी को हम बहुत सारे नंबर और यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। One quantity can be expressed in many units. One quantity can be expressed in many units. अच्छा, ये अभी हमने लिस्ट बनाई थी किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स। थोड़े से एग्जांपल नोट कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। नोट करिए एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। बोलिए, आप लोग बताइए क्या क्या था? स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब किसके हैं? डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल। जैसे जैसे ये वाले क्वांटिटीज को हम स्टडी करेंगे तो उस समय हम देखेंगे किस तरह से ये फंडामेंटल से बने। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट। Systems of unit. Systems of unit अलग अलग देशों में अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। तो हर जगह साइंटिस्ट थे, हर जगह हमको नापने की जरूरत पड़ती थी। हर देश के लोग अपना शुगर खरीदते थे, अनाज खरीदते थे, तो हर एक को नापने की जरूरत पड़ती थी। कपड़े खरीदते थे, हर एक को लेंथ की जरूरत पड़ती थी। जमीन खरीदते थे, उसको नापना पड़ता था। तो क्या हुआ, एक दूसरे से ज्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं था, दूर दूर कांटेक्ट नहीं था, और पूरी दुनिया के देश फैले हुए। तो एक कम्युनिटी के लोग मिलकर मेजरमेंट करने के लिए, इन क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए अपने मन से कोई यूनिट बना लेते थे। किसी न किसी ने तो पहले यूनिट बनाना। जैसे हमारे यहाँ लोग धोती पहनते थे, तो ये चलता था कि धोती खरीदनी है, 6 हाथ की लोगे कि 7 हाथ की लोगे या 5 हाथ की लोगे, तो हाथ लंबाई का एक यूनिट था, ये इतना। तो जो धोती खरीदने जाता था, दुकानदार को बोलता था 6 हाथ की धोती चाहिए, तो वो ऐसा नाप के उसको दिखा देता था धोती, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया? एक यूनिट। दिस इज ए वेरी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है? खरीदने वाला हमेशा अपने घर से लंबे आदमी को लेके जाएगा 6 हाथ करने के लिए, और बेचने वाला अपने बेटे को भेजेगा, जा 6 हाथ नाप दे, छोटा छोटा। तो ये नॉन स्टैंडर्ड है।
तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाने शुरू किए, लेकिन जब स्टैंडर्ड यूनिट बनाने शुरू किए उस समय भी अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग यूनिट बनाती थी और उसी में वो साइंस की रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे और अपने रिजल्ट निकाल के डेवलपमेंट करते जाते थे। तो हर इस तरह की जो कम्युनिटीज थी उन्होंने जो अपने सिस्टम बनाए उसमें यूनिट्स के नाम अलग अलग रखे। ब्रिटेन वालों ने जो साइंस के काम किए उसमें वो लंबाई को नापते थे, एक छोटी सी यूनिट जो अभी तक हम यूज करते हैं, फुट। हम लोग जानते हैं 1 फुट इतना बड़ा होता है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, 1 फुट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, इस तरह से। तो लेंथ को वो किसमें नापते थे? फीट में। बड़ी लेंथ हो जाए तो ठीक है, यार्ड में कर लेते थे, माइल्स में कर लेते थे, इस तरह से। लेकिन फंडामेंटल क्या माना था? 1 फीट। उसी तरह से जब क्वांटिटी की बात आती थी, ऐसा कितना दबाता है, कितना फोर्स है, कितना मास है, कंटेंट्स कितने हैं, तो मास जो क्वांटिटी है उसके लिए वो मानते थे पाउंड। उन्होंने अपना एक मेजरमेंट रखा। नॉर्मली एक घर में खाने के लिए वो जो ब्रेड बनाते थे या केक बनाते थे, कितना बड़ा, उस केक का जो वजन है उन्होंने कितना मान लिया? 1 पाउंड। वहां से 1 पाउंड शुरू हुआ। इस तरह से हमारे आसपास की जो कॉमन चीजें हैं उसको लेकर यूनिट बनाया करते थे और टाइम का यूनिट सेकंड। तो वो अपने सारे काम किसमें करते थे? फुट, पाउंड, सेकंड। तो उनका ये जो सिस्टम था उस सिस्टम का नाम क्या पड़ गया? फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश। फुट, पाउंड, सेकंड, FPS। फ्रेंच लोग अपना सिस्टम बनाते थे और उनका सिस्टम था लंबाई का फंडामेंटल सेंटीमीटर, पाउंड ये मास के लिए था, ये मास के लिए यूज करते थे ग्राम, और टाइम के लिए यूज करते थे सेकंड। मैकेनिक्स में ये 3 क्वांटिटी ही मेन आती थी। तो शुरू में जो साइंस डेवलप हुई मैकेनिक्स, उसमें मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीजें होती थी। तो इसीलिए इसी पर ही ज्यादा स्ट्रेस किया गया। तो ये 2 सिस्टम पहले चले, FPS, CGS। ये 2 सिस्टम हो गए। बाद में मैक्रो चीजें हुई, बड़ी बड़ी चीजें हुई और हमको और यूनिट्स की जरूरत पड़ी। तो ये लगा कि सेंटीमीटर बड़ा छोटा यूनिट है, तो एक और सिस्टम डेवलप किया गया। उस सिस्टम में हम इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर लेते हैं। मीटर, लेंथ के लिए ग्राम की जगह किलोग्राम, सेकंड को तब भी हम सेकंड ही मानते थे, सेकंड से कोई शिकायत नहीं थी। तो ये एक अलग सिस्टम बन गया। दिस इज नोन एज MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये जो MKS सिस्टम था ये काफी अच्छा और एक्सेप्टेबल सिस्टम था। क्यों? मीटर से बड़े और छोटे यूनिट कैसे हुआ करते थे? सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, 10 से डिवाइड करेंगे। बड़े करोगे डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हर जगह हमको फैक्टर कौन सा लेना है? 10। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। ये क्या चीज है? पाउंड। तो उस समय हम लोग जो चीजें तौलते थे, बचपन में हम लोग भी तौलते थे, हम लोग याद करते थे स्कूल में, हमको मास के बारे में गुरुजी याद कराते थे। तो वो बोलते थे कि हम लोग के इंडिया में या सब जगह एक छोटी सी चीज होती है, रत्ती। आप लोगों ने खाली सुना है कि रत्ती पर शर्म नहीं है। तो रत्ती एक बड़ी छोटी सी चीज होती है, रेड और ब्लैक कलर का एक दाना सा रहता है, वो रत्ती कहलाता है। उसका कुछ मास होता होगा। तो हम लोग उस समय याद करते थे कि क्या था,
इसमें 16 या 8 रत्ती का एक होता है छटाक, 4 छटाक का एक पाव, 4 पाव का एक सेर और 40 सेर का एक मन, 2.5 मन का एक क्विंटल, बीच में कहीं पाउंड भी आता होगा, पाउंड, औंस, इस तरह के बहुत सारे यूनिट होते थे और हर एक के नंबर अलग अलग होते थे। तो ये जो नंबर याद करने पड़ते थे ये हमको कंफ्यूज कर देते थे और भूल जाते थे, जैसे अभी भूल गए। लेकिन मीटर सिस्टम में क्या होता था, मेट्रिक सिस्टम में 10 10 10, उसमें भूलने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो मेट्रिक सिस्टम इज ए वेरी कन्वीनियंट सिस्टम बिकॉज नेक्स्ट यूनिट कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10, इसलिए मेट्रिक सिस्टम बड़ा अच्छा था और MKS हमारे बहुत काम आता था। लेकिन इसमें भी बाद में प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि साइंस के साथ साथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज बढ़ती चली गई, इतनी सारी क्वांटिटीज हो गई। अब MKS तो सिर्फ 3 को दिखाता है बाकी यूनिट के लिए। तो फिर हमने क्या किया, नया सिस्टम बनाया। तब तक हमारी साइंस में और डेवलपमेंट भी हो गया था। साइंस का डेवलपमेंट किस तरह से हो गया था, तो साइंस का डेवलपमेंट हुआ था कि हम लोग इंटरनेशनल एविएशन करने लगे थे, इंटरनेशनल ट्रेड करने लगे थे। व्यापार हमारे दूसरे देशों से चलते थे और एरोप्लेन दूसरे देशों से चलते थे, एक दूसरे देश में आना जाना होता था। तो उसके लिए क्या जरूरी था कि एक पायलट अगर रशिया से उड़ता है, उसके बाद वो इंडिया में रुकता है, अगली उसकी फ्लाइट का अगला स्टॉप पेरिस में है और उसके बाद लंदन में जाके फ्लाइट खत्म होती है। तो उसको ऐसे 3 देशों में जाना होता है जो 3 तरह के अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। रशियन अपना यूनिट यूज करते हैं, फ्रेंच अपना करते हैं और इंग्लिश वाले अपना करते हैं। तो ये एविएशन में बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर किसी ने उसको बोला कि तुम 3000 मीटर हाइट पे चले जाओ, तो वो मीटर को समझता नहीं, तो उसको नहीं मालूम है कितनी हाइट पर जाना है, एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। कितना ऊपर उड़ना उसको नहीं मालूम, उसको हवा की स्पीड बताई जा रही है मीटर पर सेकंड में, वो उसको समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसने फुट पर सेकंड में देखा। इसी तरह से जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने इसको याद किया हुआ है, रटा हुआ है। कितना? 32 फुट प्रति सेकंड, 32 यूनिट क्या? फीट। तो उस समय तो जब 9.8 आया तो हमको बहुत तकलीफ हुई उसको अडेप्ट करने में। अभी तक हम कमरे का साइज 10 फुट बाई 10 फुट रखते हैं क्योंकि हमको फुट की आदत है। अब उसको ट्रांसलेट करते हैं इंजीनियर 3.3 मीटर। तो 3.3 करने की क्या जरूरत है भाई? 3.5 मीटर का बना लो, 3 मीटर का बना लो, नहीं तो 4 का बना लो। 3.3 कहां से आया? तो वो आपको बताएंगे कि शुरू से हमारे कमरे 10 फुट बाई 10 फुट के बनते हैं। तो उन्होंने बजाय कमरे के साइज को कम ज्यादा करने के उसको ट्रांसलेट कर लिया इस सिस्टम। तो ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। इसी तरह से जब हम तेल खरीदने जाते हैं तो वो रेट हमको बैरल में बताते हैं। हम बैरल जानते नहीं क्या होता है, हम लीटर जानते हैं। अब अमेरिका वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ $20 का एक बैरल तेल मिलता है, तो इंडिया से सस्ता है कि महंगा है हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको मालूम नहीं बैरल कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से यूनिट्स के प्रॉब्लम होने लगे। तो हम आपस में व्यापार भी नहीं कर सकते थे, ट्रेड भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम एक दूसरे की यूनिट पहचानते नहीं। तो ये सब जरूरत के कारण फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल एविएशन वी नीडेड टू हैव ए यूनिफॉर्म सिस्टम्स। ये यूनिफॉर्म सिस्टम के लिए सब देशों ने अपने अपने साइंटिस्ट भेजे। फ्रांस के पास एक गांव में सब बैठे, वहां बैठकर सब ने उसका कॉन्फ्रेंस की, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये सब साइंस ये अभी भी बनी हुई है, एक सोसाइटी है, उसके मेंबर बदलते रहते हैं। इंडिया से एक प्रतिनिधि हमेशा जाता है मीटिंग में। इस तरह से हर देश के साइंटिस्ट वहां आते हैं, वो बैठ के ये सब चीजें बनाते हैं। तो उन्होंने ये बनाया कि आज के बाद हम मास को स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम में नापते हैं।
अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस चीज का मास 0.5 है तो आप क्या समझोगे 0.5 क्या है? अगर मैं कुछ नहीं बोला तो आप समझोगे 0.5 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम। हम इस पर फोर्स लगाते हैं 120 यूनिट्स, क्या है यूनिट? न्यूटन। तो इस तरह से सब देशों के साइंटिस्ट एक जैसी यूनिट को पहचान रहे हैं। तो बातचीत में एक दूसरे को एग्जाम्पल भेजने में, एक दूसरे को प्रॉब्लम भेजने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यूनिट्स एक जैसे हो गए। तो ये जो सिस्टम बना उसको बोला जाता है सिस्टम द इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम द इंटरनेशनल है, ये एस और ये आई, एस आई सिस्टम। तो लास्ट में कौन सा सिस्टम बना? एस आई सिस्टम। तो एस आई सिस्टम अभी फॉलो होता है, और हमने जितने यूनिट्स लिखे हैं ये सारे एस आई सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आता है, why should we use SI system? What are the merits of SI system? क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं? तो उसके लिए आपको याद करना है कि उसकी मेरिट्स क्या हैं। लिखिए नंबर 1, पहले लिखिए मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम, मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम। नंबर 1, SI system is rational. Okay. SI system is rational. नोट करिए। There is only one unit. There is only one unit for one quantity. One unit for one quantity in different forms. ये क्या मतलब है? ओके, शुरू में जब हमारे साइंस डेवलप हो रही थी तो कुछ साइंटिस्ट हीट पे काम कर रहे थे। उन्होंने बोला हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ए यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। क्या यूनिट बनाया उन्होंने? कैलोरी। ठीक है, तो दैट इज एनर्जी, हीट एनर्जी, कैलोरी। कुछ लोग मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे, मैकेनिक्स पे जूल ने काम किया, बहुत दूसरे लोगों ने किया। उन्होंने ये बताया इफ 1 kg मास is given is displaced with 1 acceleration, that is 1 Newton force is applied and 1 meter distance is covered, then work done or energy used is 1 joule. तो एनर्जी का यूनिट उन्होंने क्या बनाया मैकेनिक्स में? जूल। तो एक ने बनाया कैलोरी हीट में, और एक ने मैकेनिक्स में क्या बना दिया? जूल। इलेक्ट्रिकल में अपने रिसर्च चल रहे थे। इलेक्ट्रिकल में उन्होंने बोला कि पावर होती है वॉट, टाइम होता है सेकेंड, वर्क डन इज वॉट इनटू सेकेंड। बड़ी यूनिट बनाई किलोवाट इनटू आवर, दैट इज वर्क डन। और वर्क डन क्या है? एनर्जी। तो अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिल आता है उस बिल में क्या लिखा रहता है कि आपने यूनिट यूज किया 220 किलोवाट आवर। क्या यूज किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल हमको किस यूनिट में आता है? किलोवाट आवर, इसमें आता है। क्योंकि ये बनाना बड़ा आसान रहता है। हमने 500 वॉट का एक बल्ब जलाया 2 घंटे तक,
1 किलोवाट यूज हो गया। अगर हमने उसको फिर से हमने 2 किलोवाट की मशीन चलाई है 6 घंटे तक, कितना हो गया 12 किलोवाट आवर। बस, तो ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान था। कितने किलोवाट कितने आवर चला उसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 किलोवाट का पंप 6 घंटे तक चला, कितना यूनिट हुआ 24 किलोवाट आवर। जूल का चक्कर नहीं है, कैलोरी का चक्कर नहीं है। तो बड़ा कन्वीनियंट था, वो चलने लगा। लेकिन फिजिक्स वालों का ये कहना था कि ये है क्या एनर्जी, ये है क्या एनर्जी, ये है क्या एनर्जी। जब तीनों एनर्जी हैं तो तीनों के यूनिट अलग अलग क्यों? आप खामखा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कर रहे हैं। इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल में क्या माना गया, हर एक को क्या लिखना है, जूल जूल जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल, ये भी जूल, ये भी जूल। तीनों को फिजिक्स में हम क्या यूनिट मानेंगे, जूल। कैलकुलेशन वैसे ही होती है। जैसे यहाँ का पावर हाउस चलता है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर आप कभी पेपर उठा के देखें एनटीपीसी का या सीएसईबी का, वहां लिखा रहेगा कि इस दिन में या इस महीने में हमने इतने जूल एनर्जी बनाई। ऐसा हमारी बिलिंग किलोवाट आवर से क्यों होती है, क्योंकि सालों से होती है। हम उस यूनिट को नहीं बदलते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन में बड़ी आसान है। 5 किलोवाट का पंप 6 घंटे चलाया तो 5 6 13 किलोवाट आवर, इसलिए वो हमको आसान पड़ती है। और सीएसईबी वाले उस हिसाब से हमसे पैसा ले लेते हैं, तो हमको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं। किसान को, डॉक्टर को, दूसरे लोगों को, उनको किलोवाट आवर चलता है। लेकिन फिजिक्स वाले सिंप्लिसिटी चाहते हैं, इसलिए उनका ये कहना है कि किलोवाट आवर क्यों, जूल क्यों, कैलोरी क्यों, सबको क्या बोलना है, जूल। सो दैट इज व्हाट, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी। ये बात तर्क संगत है कि नहीं, कारण ठीक है कि नहीं। जो चीज का कारण हमको समझ में आता है, जो चीज तर्क संगत होती है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, रैशनल। रैशनल मतलब जिसके पास कारण होता है, जो हमको समझ में आती है, जिसके पास तर्क होता है। तो ये वाला, ये कारण समझ में आता है, ये किसमें हमने यूज किया, एसआई सिस्टम में। देयरफॉर एसआई सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद दूसरा, सेकंड हम नोट करते हैं दैट एसआई इज कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट, कोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट एक फैमिली में रहने वाला होता है। इस सिस्टम में कोई भी डिराइव्ड यूनिट है, उस यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे न्यूटन, न्यूटन किस चीज का यूनिट है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या है, केजी। केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर। लेंथ पर यूनिट टाइम पर सेकंड पर सेकंड। अब न्यूटन क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो हमने उस डिराइव्ड यूनिट को किसमें एक्सप्रेस कर दिया, फंडामेंटल यूनिट। दिस इज कोहेरेंट सिस्टम। सो एवरी यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, नोट करिए, every unit can be derived from fundamental units. Every unit can be derived from फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या हो गया, कोहेरेंट। व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम एंड इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम।
Therefore, it is better than the other systems. बाकी सिस्टम में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद तीसरी छोटी छोटी चीजें और भी हैं, जैसे SI is a metric system. metric system आप जानते हैं, that is factor of 10 और division of 10, ये metric system। उसके बाद क्योंकि हमने इसमें क्या लिया है, किलोग्राम लिया है, लेंथ में क्या लिया है, मीटर लिया है, इन दोनों में 10-10 चलता है, ठीक है। सेकंड को नहीं छेड़ा, उसमें 60-60 चलता है, वो पुराना सिस्टम। ओके, लेकिन ऐसा सिस्टम में हमने दोनों क्वांटिटी कैसी ली है, मेट्रिक, सो देयरफॉर दिस इज ए मेट्रिक सिस्टम। चौथा, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। देखिए, हर देश के लिए ये कंपलसरी तो नहीं है, पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसके लिए वो क्या कोशिश करता है कि इसी सिस्टम में बातचीत करें, ठीक है। तो ये ऐसा ही सिस्टम सब देशों को एक्सेप्टेबल होता है। क्यों एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट क्यों करते हैं, ताकि हम एक देश की क्वांटिटीज दूसरे देश के साथ कंपेयर कर सकें। और इसके कारण क्या हो सकते हैं कि एक जगह बनने वाली चीज दूसरी जगह आराम से बन सकती है, और इसके लिए बाकी जो भी हमारे रिसर्च हो रहे हैं, सब रिसर्च के रिजल्ट हम एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। अगर हम सब एक ही सिस्टम पर काम करें तो हमको हर चीज को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? सो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होने से ये हमारा बेनिफिट होता है। So this is internationally accepted for trade, science and other fields. For trade, science and other fields. इस तरह से SI सिस्टम की ये 4 प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो ये हम लोगों के हो गए सिस्टम्स। कौन कौन से 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, FPS, CGS, MKS एंड SI सिस्टम। उसके बाद SI सिस्टम, ये स्पेशलिटी। SI सिस्टम में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे हैव गॉट यूनिट्स, दे हैव गॉट देयर सिग्नल्स। तो आज हम लोग बस इतना ही स्टडी करते हैं, उसके बाद एक एक क्वांटिटी को डिटेल में स्टडी करेंगे।